रिकॉर्ड करूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। और आज हम इस्लामियात पेपर 2 का एक और इम्पोर्टेंट कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, एंड दैट इज द कैलिफेट ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और बेटा आज हम कोशिश करेंगे कि इनके मेन इवेंट्स को कवर करें, विच इंक्लूड्स हिज इलेक्शन एज ए कैलिफ एंड मेन बैटल्स एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो जरा बात करते हैं पहले इलेक्शन एज ए कैलिफ की और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। ठीक है जी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बिकेम द फर्स्ट कैलिफ, and during the last illness of Abu Bakr Siddiq, he consulted his eminent companions about the nomination of Umar as the caliph, Umar as his successor। कहते हैं कि कैसा रहेगा कि अगर मैं अपने बाद हजरत उमर को खलीफा नामजद कर दूं, क्योंकि यही तो बेस्ट पर्सन है। लेकिन लोग बड़े परेशान हो गए। लोगों ने कहा वो शख्स जिससे शैतान डरता हो। बेटा ये तो मुबारक हदीस है ना हजरत उमर के बारे में, कि जहां से उमर गुजर जाए वहां से शैतान रुख नहीं करता। तो कह रहे हैं कि लुक एट हिज स्ट्रिक्टनेस ऑफ करेक्टर। ऐसा सख्त मिजाज शख्स जो अपने लिए भी इतना सख्त है, अगर वो खलीफा बन गया तो वो दूसरों का क्या हाल करे, बड़ी सख्तियां हो जाएंगी। तो बेटा इसलिए साहबी बड़े परेशान थे। बट अबू बकर सिद्दीक इनको रीअश्योर करते हैं, कहते हैं कि हिज स्ट्रिक्टनेस इज ड्यू टू माय सॉफ्टनेस। वो इसलिए इतना सख्त है क्योंकि मैं नरम हूं, मुझे बैलेंस करते हैं। एंड द बर्डन ऑफ कैलिफेट वुड मेक हिम माइल्डर। उनके ऊपर जब खिलाफत का बोझ आएगा, खिलाफत की जिम्मेदारी आएगी, तो अल्टीमेटली वो थोड़े से नरम मिजाज हो जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर आखिरत में मुझसे अल्लाह पूछेंगे कि बताओ कि किसको अपना खलीफा नामजद किया था, तो मैं फख्र से कहूंगा कि आई हैव अपॉइंटेड द बेस्ट अमंग योर मैन। या अल्लाह तेरे बंदों में से जो सबसे बेहतरीन था, मैंने उसको खलीफा के तौर पे नामजद किया। अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर खलीफा बन गए। और जब लोग प्लेज ले रहे थे लॉयल्टी का, यानी बैत ले रहे थे, तो उस टाइम पे हजरत उमर ने एक छोटी सी स्पीच की। कहा, ए लोगों, भाइयों, ये मुझे मालूम हुआ है कि लोग मुझसे डरते हैं। कहते हैं कि उमर अब खलीफा बन गया है, खुदा जाने क्या होगा लोगों के साथ, हाउ हार्ड ही विल बी, लोगों के साथ कितना सख्त होगा। कहते हैं, नो यू ब्रेथरन्स, मेरे भाइयों ये बात जान लो, यू विल फील अ चेंज इन मी, तुम मुझ में एक फर्क महसूस करोगे। एंड फॉर दोज हु प्रैक्टिस टायरनी एंड डिप्राइव अदर्स ऑफ देयर राइट्स, जो लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जो लोगों के हक मारते हैं, अगेंस्ट देम आई विल बी हार्श एंड स्टर्न, इनके खिलाफ तो मैं सख्ती रहूंगा। बट फॉर दोज हु फॉलो द लॉ आई विल बी मोर सॉफ्ट एंड टेंडर। बेटा आफ्टर टेकिंग हिज ऑफिस, हजरत उमर स्पोक टू द पीपल ऑफ मदीना। और उनसे हजरत उमर क्या फरमाते हैं, कहते, ओ पीपल, यू हैव सम राइट्स ऑन मी विच यू कैन ऑलवेज क्लेम। कुछ ऐसे हुकूक मेरे पर हैं तुम लोगों के कि जो तुम लोग हमेशा मांग सकते हो। वन ऑफ योर राइट्स इज दैट इफ एनीवन कम्स इफ एनी वन ऑफ यू कम्स टू मी विद अ क्लेम, ही शुड बी सेटिस्फाइड। कोई किसी मौजू पे भी, कोई किसी चीज पे भी एतराज लेकर आएगा अपना, तो इंशाल्लाह वो सेटिस्फाई होगा। Another of your rights is that you can demand that I take nothing unjustly from the revenues of the state। जो बैतुल माल है उसमें से मैं एक पैसा भी नाजायज अपने लिए इस्तेमाल ना करूं, ये तुम लोग का हक है। एंड यू कैन ऑल्सो डिमांड दैट आई फोर्टिफाई योर फ्रंटियर्स, मैं तुम्हारे बॉर्डर्स को मजबूत करूं। एंड डू नॉट पुट यू इन डेंजर, खतरे में ना डालो आर्मी लोगों को। इट इज ऑल्सो your right that if you go to battle, I should look after your families as a father while you are away। कि जब तुम लोग जंगों पर जाओ, तो जैसे बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे मैं तुम लोग की फैमिलीज का ख्याल रखूं। O people, remain conscious of Allah. Forgive me of my faults and help me in my tasks. Assist me in enforcing what is good and forbidding what is evil. Advise me regarding the obligation that has been imposed upon me by Allah। कहते हैं, लोगों, मेरी मदद करना वो चीज कायम करने में जो सही है, और वो चीज खत्म करने पे जो मना है, जो ईवल है। और मुझे एडवाइस करना
जो भी अल्लाह का हुक्म है उसके बारे में। और बेटा वाकई में ये खिलाफत ऐसी खिलाफत थी कि एक लेबर, एक गुलाम, बेटा किसी का जो स्लेव था वो भी अगर खड़ा होकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करे तो वो जवाब देके उसको सेटिस्फाई करते थे। वो ये उसको याद नहीं दिलाते थे कि मैं कहाँ तू कहाँ, ये वाली बात नहीं थी। हजरत उमर ने एक कपड़े का भी लोगों को हिसाब दिया। जो उनके जिस्म पे कपड़े पहने जाते थे ना, अगर वो भी एक्स्ट्रा आ जाए तो उसका हिसाब लोगों को दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत इस्लाम का खास तौर पे जो खिलाफत था बेटा, उसका गोल्डन एरा, सुनहरी दौर समझा जाता है, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट ही पुट इनटू प्लेस, बिकॉज ऑफ हिज जस्ट रूल, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीडिशन ऑफ बेजेंटाइन, द एक्सपीडिशंस ऑफ इराक, द एक्सपीडिशन ऑफ इजिप्ट। बेटा उस टाइम के जो सुपर पावर्स थे, मुसलमानों ने 10 साल के टाइम फ्रेम में उन सबको ढेर करके उस दौर के जो सुपर पावर्स थे सब के सब इस्लाम के अंडर कर दिए। दिस इज वाई हिज कैलिफेट इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक टाइम। अब बेटा अगर मैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है? 10 मार्क का सवाल आ जाता है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स in place, put in place by उमर रजी अल्लाह ताला ने ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। हजरत उमर की खिलाफत में जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए उनके बारे में बता दें। तो जरा मैं अपनी रेस्क्यू बुकलेट में से आपको इसके पॉइंट्स दिखा देता हूं बेटा कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो वैसे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लातादाद हैं। किसी नोट्स में, किसी बुक में कोई मेजर्स लिखे हुए होते हैं, किसी नोट्स या किसी बुक में कोई और मेजर्स लिखे हुए होते हैं, लिहाजा पॉइंट्स डिफर कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम कुड बी राइट, बट मैं आपको आंसर को इजीएस्ट वे में कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा हूं, जिसमें मैंने 4 डिफरेंट पॉलिसीज को हाईलाइट किया। हिज मिलिट्री रिफॉर्म्स, his treatment of non-Muslims, his judicial and educational reforms combined in one paragraph, and his social reforms. First of all, we are going to discuss about the military reforms of Hazrat Umar Razila Talan. बेटा मिलिट्री रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया? He settled the army in newly planned towns like Kufa and Basra, so they are always available to fight. इन्होंने आर्मी के लिए टाउन प्लानिंग की, कैंटोनमेंट्स बनाए बसरा कुफा वगैरह में, कि ऐसा ना हो कि आर्मी को मदीने से लेके जाना पड़े और आर्मी अवेलेबल ही ना हो इन केस ऑफ रिवोल्ट और रिबेलियंस। तो उन्होंने नई टाउन प्लानिंग्स की। Cantonments were made for soldiers and their needs were looked after. बेटा सोल्जर्स का ख्याल रखते थे और कैंटोनमेंट्स बनाए आर्मी के, मिलिट्री के। एंड बेटा आर्मीज वर फॉरबिडन टू अक्वायर लैंड इन द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। आर्मीज को मना कर दिया कि वो कॉन्कर्ड टेरिटरीज में जमीन नहीं खरीद सकते। उसकी वजह क्या थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई यहां से समझो आज के दौर में अमेरिका से जंग है, हम अमेरिका से जंग जीत गए और भाई आर्मी वालों ने वहीं पे जमीन खरीदी और बोला खुदा हाफिज हम तो वापसी नहीं आ रहे। तो इस तरीके से तो लड़ने का मकसद चेंज हो जाएगा कि भाई जब अफगानिस्तान में जंग होगी तो कोई जाना नहीं चाहेगा, और जब अमेरिका में जंग होगी तो सब भागे भागे जाएंगे कि वहां पे जमीनें मिल जाएंगी। तो बेटा लड़ने के मकसद ना चेंज हो जाए, तभी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि आर्मी वाले जो है वो कॉन्कर टेरिटरीज में लैंड अक्वायर नहीं कर सकते। and the needs of the soldiers were looked after, but he also kept a strict check over the army. आर्मी के ऊपर इन्होंने स्ट्रिक्ट चेक भी रखा। फॉर एग्जाम्पल वंस हजरत उमर सॉ एन कमांडर वेयरिंग सिल्क एंड ही गॉट फ्यूरिएटेड, ही गॉट सो मच एंगर दैट ही अटैक दैट पर्सन। उस शख्स को हजरत उमर ने अटैक कर दिया, उस कमांडर को पर्सनली अटैक कर दिया। बेटा हजरत उमर ने एडवाइस किया कि सोल्जर्स अपने फ्री टाइम पे कुरान और सुन्नत को पढ़ेंगे, खास तौर पे कुरान की तिलावत करेंगे, ताकि वो इस्लाम से जुड़े रहें, वो इस्लाम से दूर ना हो। क्योंकि देखो जिहाद के जज्बे के लिए ईमान का जज्बा चाहिए, और जितना सोल्जर्स कुरान और सुन्नत पढ़ेंगे अपने फ्री टाइम में, अपने लेजर टाइम में, उतना ही उनका ईमान मजबूत रहेगा।
तो इस तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए हजरत उमर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स की। बेटा नॉन मुस्लिम्स का बहुत ख्याल रखा हजरत उमर ने, खास तौर पे बेटा जो जिम्मीज थे। कौन थे? जिम्मी। बेटा अरबी में धिम्मी कह देते हैं और उर्दू में या इंग्लिश में मैं जिम्मी कहता हूं। तो जिम्मी कौन होते हैं? जो जिम्मेदारी हो मुसलमानों की, वो नॉन मुस्लिम्स जिनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मुसलमानों के ऊपर है, मुसलमान खलीफा के ऊपर है। जिम्मीज enjoyed protection of lives, property and places of worship। जिम्मीज को जिजिया के बदले में लाइफ, प्रॉपर्टी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की प्रोटेक्शन देना मुसलमानों पे फर्ज था। बेटा हजरत उमर लेकिन इस जिजिया के लिए कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे ही फ्रीड एन एजेड जिम्मी बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पे जिजिया। Even he paid a disabled zimmi, he freed a disabled zimmi from the non-payment of jizya। का जो भी बूढ़ा हो जाए या जो भी किसी भी तरीके से मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हो, उसके ऊपर जिजिया देना वाजिब नहीं है। एक दफा हजरत उमर ने देखा कि एक जिम्मी को धूप में खड़ा रखा हुआ है मुसलमानों ने, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पे जिजिया। हजरत उमर ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी रिलीज, इमीडिएटली उसको रिलीज किया जाए, इवन विद द डाइंग ब्रेथ। जब हजरत उमर का इंतकाल होने वाला था, इवन विद हिज डाइंग ब्रेथ ही सेड, आई bequeath माई सक्सेसर। क्या फरमाया? I bequeath my successors with the liability of Allah and his messengers regarding the treaty made with the Zimmis। कह रहे हैं मैं अपने सक्सेसर्स को जिम्मेदारी देके जा रहा हूं रिगार्डिंग द ट्रीटी दैट आई मेड विद द जिमीज। कहते हैं बी फेयर विद देम एंड डू नॉट अनड्यूली बर्डन देम। उन पे कोई नाजायज बोझ ना डालना, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना। इस तरीके से हजरत उमर ने जिमीज का भी ख्याल रखा। अब बात करते हैं हजरत उमर के इंसाफ की, जुडिशियल रिफॉर्म्स। हजरत उमर के जुडिशियल रिफॉर्म्स और फिर हजरत उमर के एजुकेशनल रिफॉर्म्स को कवर करेंगे। बेटा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की अगर मैं बात करूं तो अपने जितने भी मामलात होते थे, ये मजलिस शुरा यानी कि जो कंसल्टेंट कमेटी थी, जिसमें हाईली ट्रस्टवर्दी कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका दिया जाता था, उनके मुशावरत से अपना फैसला करते थे। और ही मेड श्योर दैट जुडिशरी वुड बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जजेस हैं ना, उनके ऊपर गवर्नर का कोई जोर हो ना ही खलीफा का कोई जोर हो सकता है। यानी कि अगर चाहे अगर जो काजी है, जो जज है, वो चाहे तो खलीफा के खिलाफ भी केस हो सकता है और उसके खिलाफ भी डिसीजन हो सकता है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जजेस वही लोग अपॉइंट किए जो कि सिटीजन्स को प्रॉपर और स्विफ्ट जस्टिस दे सके और इम्पार्शल ना हो, यानी कि पार्शल ना हो, इम्पार्शल हो और किसी को भी फेवर ना करे, फेवरेटिज्म ना करे। ही मेड श्योर दैट देयर शुड बी नो फीस फॉर फाइटिंग अ लीगल केस। और बेटा इंसाफ का पैमाना ये था कि एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने गवर्नर बनाया किसको? जैद बिन साबित को। किसको? जैद बिन साबित को काजी बनाया, जज बनाया। अब कहा जाता है बेटा कि एक शख्स था, कुछ लोग कहते हैं बस एक शख्स था और कुछ लोग कहते हैं यहूदी शख्स था। बहरहाल अगर हम ज्विश भी लिख दें तो एक यहूदी शख्स था बेटा, जिसने हजरत उमर के ऊपर ही केस कर दिया। वो हजरत उमर से जेलसी रखता था, वो हजरत उमर से जलता था, तो उसने खलीफा के ऊपर ही केस कर दिया। और बेटा हजरत उमर को पेश किया गया जैद बिन साबित के आगे। तो बेटा हजरत उमर जब कोर्ट में दाखिल हुए तो समझो कि ये शख्स जो है यानी कि जैद बिन साबित जो है, वो इनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने पता है क्या फरमाया? हजरत उमर ने फरमाया, ओ कमांडर, यू हैव मेड योर फर्स्ट इनजस्टिस। तुमने यहाँ पे मेरे लिए खड़े होके पहली पहली ये नाइंसाफी कर दी अपनी। फिर बेटा क्या होता है, जैसे ही अपने जज प्रोसीडिंग शुरू करता है तो जो यहूदी शख्स होता है वो हजरत उमर के ऊपर इल्जाम तराशी स्टार्ट करता है, हजरत उमर ने ये गलत किया, वो गलत किया, ये। तो जैद कहते हैं कि तुम खामोश हो जाओ, मुझे खलीफा से जानने दो कि असल में मामला क्या है। और हजरत उमर यहाँ पे फरमाते हैं, यू हैव मेड योर सेकंड इनजस्टिस। तुमने यहाँ पर अपनी
अपनी दूसरी नाइंसाफी कर दी है कि उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इंसाफ करते थे कि आज के दौर में भी आप जान सकते हैं, अगर कोई छोटा मोटा मिनिस्टर या गवर्नर भी हो ना बेटा, उसको आप बड़े से बड़े केस में नहीं बुला सकते। और यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम भी अगर केस कर रहा है इस्लामी रियासत में, तो खलीफा पेश हो रहे हैं, और खलीफा ऐसे पेश हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ना मेरे लिए खड़े हो, ना मुझे एक्स्ट्रा बोलने का मौका दिया जाए, जितने एक आम इंसान की इज्जत है और अहमियत है, मुझे भी वही इंसाफ मिले। बेटा इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स में बात करें, तो हजरत उमर ने मसाजिद तामीर की, स्कूल्स तामीर किए, एंड ही मेड इट कंपलसरी फॉर द बेडुइन ट्राइब्स टू अक्वायर एजुकेशन। ये वो लोग थे जो कि थोड़े से जाहिल थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इनके लिए फर्ज कर दिया, लाजिम कर दिया कि इनको एजुकेशन हासिल करनी है। और बेटा सबसे बेहतरीन बात, टीचर्स वर हाईली पेड। टीचर्स की सबसे ज्यादा तनख्वाह होती थी, ये बड़ी जबरदस्त बात लगती है मुझे एज अ टीचर। और बेटा ही मेड श्योर दैट teachers who were appointed as the teachers were well versed with Quran and Hadith and the knowledge of fiqh, law, fiqh, कुरान हदीस, इसकी नॉलेज खास तौर पे होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा सोल्जर्स वर expected to learn Quran in their free time, as I've already told you। तो इस तरीके से इन्होंने एजुकेशन के लिए भी काम किया। अब अगर सोशल या सिविल रिफॉर्म्स की बात करें, यानी सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, तो नंबर 1, he started town planning and building of roads and highways were undertaken during his caliphate। और जो आज हम कैलेंडर देखते हैं ना, फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, ये हिजरी कैलेंडर ही हजरत उमर के दौर में स्टैब्लिश हुआ था। स्टार्ट तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से होता है, लेकिन ये कैलेंडर बनाया गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में। फिर बेटा एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला रातों को भेस बदल के उठते थे और गरीबों की हालात को देखते थे, मिस्कीनों की मदद करते थे। एक दफा ये पहुंचे एक बूढ़ी औरत के पास। वो बूढ़ी औरत के हालात कुछ तंग थे, तो हजरत उमर ने पूछा क्या हुआ, तो कहती है, ये हजरत उमर को पहचानी नहीं, कहती है कि मैं सिर्फ खाना बनाने की एक्टिंग कर रही हूँ कि मेरे बच्चे जो भूखे हैं वो थक हार के सो जाएंगे और सुबह उठ जाएंगे, तो देर रात ऐसे गुजर जाएगी। मैं उनको ये कह नहीं पा रही हूँ कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि ये मीलों दूर चल के अपने बैतुल माल में से अनाज निकालते हैं। इनका स्लेव कहता भी है कि यार खलीफा तो रसूल अल्लाह, आप ये बोझ मेरे कमर पे लाद दे, मैं आपका सर्वेंट हूं, ये काम मेरा है। हजरत उमर कहते हैं नहीं, लोगों की वेलबींग की जिम्मेदारी तुमने नहीं, मैंने ली थी। हजरत उमर अपनी कमर पे वो बोझ लाद के अनाज अनाज की बोरी का पहुंचते हैं मीलों दूर चल के, और ना सिर्फ उस बूढ़ी औरत को खाना देते हैं बल्कि उसको पका कर देते हैं। शी हैड नथिंग टू ईट, और हजरत उमर ने उसका इस तरीके से ख्याल किया। तो वो बूढ़ी औरत जो हजरत उमर को जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, वो कहती है कि उमर को तो पता नहीं किस बात का खलीफा बनाया गया है, दरअसल खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब घर आते हैं, फूट फूट कर रोते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तेरे लोगों का ख्याल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे माफ फरमा। यानी एक बूढ़ी औरत को भी भूखा पाया तो हजरत उमर ने रो रो के अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफिया मांगी। ऐसे ही नहीं कहा गया बेटा कि अगर पूरी हजरत अबू बकर के अलावा अगर पूरी दुनिया का ईमान एक तरफ रख दिया जाए, तो उमर का ईमान पूरी दुनिया से ज्यादा होगा। तो ये हदीसें बिला वजह मशहूर नहीं है। ये हदीसें ऐसे ही नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर के अंदर वो क्वालिटीज थी, उमर के अंदर वो खुसूसियात थी, जिसकी वजह से अबू बकर सिद्दीक ने आंख बंद करके इन पे भरोसा किया दैट ही वुड बिकम द बेस्ट कैलिफ, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ बेस्ट कैलिफ। बेटा हजरत उमर ने इस्लाम की तालीमात को अपने लिए और सख्त कर लिया। इस्लाम कहता है कि जो भी चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाए, बट हजरत उमर कहते हैं कि अगर कोई भूख की वजह से चोरी करे तो उसके नहीं, मेरे हाथ काट दिए जाए। कहते हैं कि दरियाए फिरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार खलीफा होगा। हजरत उमर ने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, प्रोविंसेस के गवर्नर्स अपॉइंट किए और कहा कि ऑफिशियल्स की
फाइनेंशियल स्क्रूटनी होगी सालाना बेसिस पे कि जो दौलत आई है गवर्नमेंट में उसको कैसे इस्तेमाल किया, और एक एक पाई का हिसाब लिया करते थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टिल डेट put in place by any leader in the history of the world.